हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरांग सर और आज हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एक्सप्लेन द कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ एवरी कंज्यूमर। हर एक कंज्यूमर का कॉमन एक्सपीरियंस बताता है जो कि बेस्ड अपॉन वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, जो कि एक करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, किसी एक उस पर मतलब एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, उसका एक ही विशेषता है कि अ पर्टिकुलर वांट इज़ सूटेबल। इसका एक करेक्टरिस्टिक है कि जो वांट है वो क्या है, सूटेबल है, सबकी सेम है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन अ पर्सन गोज ऑन इंक्रीजिंग अ कंजम्पशन ऑफ एनी वन कमोडिटी, additional unit derived from the additional unit goes on diminishing। जैसे जैसे वो एक कमोडिटी को कंज्यूम करता रहेगा उसकी यूटिलिटी है वो कम होती रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। कि जैसे जैसे नंबर ऑफ हम यूनिट कंज्यूम करते हैं उससे उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश होने लग जाती है। तो इसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले एच गोजन ने 1854 में इस लॉ को प्रोपाउंड किया। ठीक है, फिर उसके बाद इसको जो ये गोजन का फर्स्ट लॉ भी इसको कहते हैं कंजम्पशन का, और ये डेवलप हुआ बाद में अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या अगर हम यूटिलिटी बढ़ाते हैं, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो कम होती रहती है। ठीक है, और ये लॉ किसने दिया और उसको किसने कौन से ईयर में आया। ठीक है, फिर उसके बाद डेफिनेशन है द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन ड्राइव्ड फ्रॉम गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ एनीथिंग डिमिनिशिंग विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट हैज़ ऑलरेडी हैज़। कि एडिशनल बेनिफिट जितना भी होता है, ठीक है, पर्सन को वो ड्राइव होता है और वो इंक्रीज़ होता है जब स्टॉक में। ठीक है, तो डिमिनिश होने लग जाता है एवरी इंक्रीज से जो स्टॉक है उसकी जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश होने लग जाती है। तो ये किसने कहा है, मार्शल ने कहा है। अब इस कंसेप्ट के और लॉस के बारे में देखेंगे कि क्या होता है टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन obtained by the consumer, consumption of total unit, sum of the marginal utility also called total utility। मतलब जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी है उसका टोटल, मतलब सभी मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम बनाएं कि पहले हमने एक चीज़ खाई तो हमें उसकी उतनी यूटिलिटी मिली, फिर दूसरे में उसका मतलब मार्जिन, मतलब उन दोनों का डिफरेंस। टोटल यूटिलिटी क्या होगी कि पहले से लेके मतलब सारी यूटिलिटी को अगर प्लस करेंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी होगी। जैसे बताया है कि यहाँ पे आपके पास मार्जिन यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है, तो आप कैसे उसको कर रहे हो, यहाँ पे आपको इसको टेबल से समझ आएगा। फिर उसके बाद मार्जिन यूटिलिटी क्या है, एडिशनल यूटिलिटी, जो एडिशन होता है। ठीक है, कंजम्पशन एडिशनल यूनिट और अ थिंग वन मोर, एक और यूनिट अगर वो कंज्यूम करता है तो उसमें जितना चेंज आता है टोटल यूटिलिटी में उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब आपको इसमें से समझ आ जाएगा कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। देखो, अब देखो, अगर आप कोई चीज़ का पहला यूनिट कंज्यूम करते हो तो आप कोई भी नंबर मतलब उसको चूज़ कर लो। ठीक है, पहले में आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, वही आपकी मार्जिन यूटिलिटी है, क्योंकि अगर आप उसमें से पुराने वाले को इसमें से माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, 40 आएगा, तो आपकी मार्जिन यूटिलिटी। ये रहा मार्जिन यूटिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, TUN मतलब प्रीवियस वाला, और TUN-1 मतलब न्यू वाला। ठीक है, ये प्रीवियस है, ये न्यू है। पहला तो 0 था इसलिए इन दोनों में माइनस किया तो हमारा 40 आ गया। अगर हम 70 से 40 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 30, तो हमारा मार्जिन यूटिलिटी क्या आएगा, 30। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इनमें से माइनस करके हमारी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी निकलती रहेगी। अब आप कहोगे टोटल यूटिलिटी कैसे आई है। ठीक है, अब टोटल यूटिलिटी कैसे आई है, अब आपको सपोज़ करना होगा आपने कोई चीज़ खाई, पहली चीज़ अगर आपने एक एप्पल खाया तो आपको उससे सेटिस्फेक्शन हुई, यूटिलिटी मिली 40। तो अब दूसरा एप्पल खाओगे, ठीक है, तो आप जब दूसरा एप्पल खाओगे तो क्या आपको दोबारा 40 यूटिलिटी मिलेगी, मतलब 40 पहले आ गई और 40 अब दूसरे एप्पल खाने से 80 हो जाएगी? नहीं, पहले से क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है, तो वो पहले से कम कितनी होगी, वो 30। अब आप किसी भी प्रपोर्शन में कम करो, उसको पहले से कम रखना है। ठीक है, तो क्या होगा,
आप ये वैसे एक जैसे अब आप अपने ऊपर ही लो, पहले आप किसी चीज़ को खाओगे तो पहली में यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, दूसरे में उससे कम मिलेगी, तीसरे में उससे कम मिलेगी, फिर एक लेवल पे आप कहोगे बस और नहीं मैं खा सकता, इक्वल हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप खाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। और ये प्रपोर्शन सारा आपको यही बता रहा है। देखो पहले आपको 40 यूटिलिटी मिली, ज़्यादा मिली, फिर उसके बाद यूटिलिटी क्या हुई, कम हुई, 30 मिली, ठीक है। पर अगर हम अब ये तो नहीं है कि यहाँ पे मैं 30 लिखूँगा, 30 क्यों लिखूँगा, पहले भी तो पेट में गया हुआ है एक सेब, तो दूसरा सेब खाऊँगा तो पहले और दूसरे को ही गिनूँगा, ठीक है ना। तो ये टोटल यूटिलिटी होगी, पुराने वाले को भी देखूँगा और नए वाले को भी ऐड करूँगा, तब जाके 70 आया है, समझे। फिर उसके बाद है, अब मैं 70 है, अब मैं थर्ड खाऊँगा, अब 30 आई, 70 तो 20 अब होगी, ठीक है। फिर एक जगह पे जाके बस हो गई, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता। अगर अब एक और खिलाओगे, 6th एप्पल खिलाओगे तो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव में चली जाएगी, -10 चली जाएगी। तो ये आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आपको ईजी से बता दिया, ठीक है। तो ये टोटल क्या होती है, क्योंकि आप इतनी क्वांटिटी तो टोटल खा ही चुके हो, आप अकेले बंदे हो जो ये खा रहे हो, तो ये भी आपके पेट में गए, ये भी आपके पेट में गए हैं, तो आप उसको टोटल को काउंट करेंगे। पर उस कितना चेंज आया है वो आपका क्या है, मार्जिनल, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला आपको गिवन है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूले कौन कौन से हैं। चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन प्राइस, या आप देख सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो TUN माइनस TU, ये प्रीवियस वैल्यू और ये न्यू वाली। जैसे मैंने बोला अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो हम 0 - 40 निकालेंगे तो 40 आ गई, फिर 40 - 70 निकालेंगे तो 30 आ गई, फिर 70 - 90 आ गई तो 20, फिर ऐसे ऐसे करके आप हर एक मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। टोटल यूटिलिटी निकालनी है, ये क्या है कि समीशन ऑफ MUX और FXY FQX, ठीक है, कि मतलब इनका टोटल, ठीक है। अगर आप पहला देखोगे, पहला तो इक्वल है, फिर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या आएगा, 70 आ गया। फिर आप इसको अगर करोगे तो ये प्लस में से आ रहा है, मतलब सबका समीशन आएगा, ठीक है। फिर डायग्रामेटिकली इसमें प्रेजेंटेशन की है। देखो अब आपको टोटल यूटिलिटी है, ये तो बढ़ रही है, ठीक है, ये बढ़ रही है पहले, ठीक है, फिर ये इक्वल हो जाएगी, फिर ये क्या होगी, डिमिनिश होने लग जाएगी, ठीक है। पहले बढ़ेगी, फिर ये इक्वल हो जाएगी, फिर ये गिर गई, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, ये डिमिनिश हो रही है, फिर ज़ीरो हो रही है, फिर क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, ठीक है। ये आपको टेबल से ही समझा रहा है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में यही दिखाया है, जैसे आपकी टोटल यूटिलिटी 40 थी तो ये बढ़ रही है, एक 100 पे आके ये क्या हो गई, 5th पे आके क्या हो गई, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आके 5th पे आके ये क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। पर अगर इससे ज़्यादा वो करोगे तो डिमिनिश होने लग गई, या आपको दिखा दिया कि 90 पे आ गई। फिर उसके बाद अगर आप, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, ये तो शुरू से डिमिनिशिंग हो रही है, गिर रही है, ठीक है, गिरती जा रही है, और एक लेवल पे जाके ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पे, फिर और उसके नीचे ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -10 जो शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका है मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी के बारे में, ठीक है। तो कुछ मेन पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, अब आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप बताने होंगे कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश होती है। सो जो कर्व होता है वो अपवर्ड टू लेफ्टवर्ड राइट जाता है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसका स्लोप कैसे था, डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। जैसे जो टोटल यूटिलिटी था वो तो आपका ऐसे था, अपवर्ड की साइड जा रहा है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसे था, वो नीचे की तरफ था, ठीक है। जैसे अब आपको दिखाया था यहाँ पे, ये देखो, ये नीचे की तरफ है मार्जिनल यूटिलिटी आपका, और ये आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो ऊपर की तरफ नेगेटिव डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा बताया, व्हेन द टोटल यूटिलिटी रीच द मैक्सिमम पॉइंट, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है, marginal utility operate initial may happen, the marginal utility might be rising along with a total utility a particular commodity। देखो ये बढ़ तो रहा है पर डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये भी राइज हो रहा है एक तरह से। फिर उसके बाद वो एक स्टेज पे पहुंच जाएगी, व्हेन द टोटल यूटिलिटी गोज डिमिनिश द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। अब देखो जब टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होने लग जाएगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यही रिलेशन बता रहे हैं, जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है, जब ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है पर डिक्रीजिंग रेट पे, ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, ठीक है।
तो ये 3 पॉइंट उसने बताया। अब इसकी अजम्पशन, अब मैंने आपको बताया अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि जो ये लो है ना उसमें ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अब आपको आप अगर ये अजम्पशन नहीं होगी तो आप इसी को ही अपना क्रिटिसिज्म बना लोगे कि आप कहोगे हर एक चीज़ एक जैसी थोड़ी ना होती है कि उसमें यूटिलिटी उतनी मिले या उतनी मिले। तो इसीलिए उन्होंने अजम्पशन बनाई है ताकि कोई क्रिटिसाइज़ ना कर सके कि जो यूनिट है वो क्या है, होमोजीनियस है, एक जैसे हैं, ठीक है, और ये रीज़नेबल साइज़ में हैं, और वन टाइम गैप बिटवीन वन कमोडिटी एंड नेक्स्ट यूनिट टू बी कंजम्पशन। ये नहीं एक के साथ एक खाई जा रहे हैं, पर थोड़ा सा गैप ज़रूर होगा। तो ये भी बताया है आपको, एक के साथ एक ऐसा बंदा कोई खा सकता है 6 चीज़, आप ये भी कह सकते हो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, आप टाइम लगा के खाओगे पर देर में खाओगे। तो उसके बाद है देयर इज़ नो चेंज टेस्ट प्रेफरेंस कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसकी अजम्पशन है। अगर ये अजम्पशन ना हो तो आप यही इसको क्रिटिसिज्म बना लोगे कि प्रोडक्ट तो होमोजीनियस होते हैं, उनका कोई रीज़नेबल साइज़, इसमें कोई साइज़ के बारे में बात नहीं की इन्होंने। आप ये भी कह सकते हो कि बंदा एक के बाद एक खाई जा रहा है, कोई क्वांटिटी वो नहीं डिसाइड करे, या बंदे के टेस्ट प्रेफरेंस तो अलग अलग होते हैं, बंदा वो खाए ना खाए। अगर आप सर आप हमें एप्पल की एग्जांपल दे रहे हो, बंदा एप्पल खाता ही नहीं, तो हम क्या कहें। तो ये अजम्पशन दी हैं कि ये चीज़ें हैं। फिर अब एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी बताए उन्होंने कि इन चीज़ों में ये चीज़ नहीं होती, जैसे कलेक्शन ऑफ रेयर गुड्स। अगर आप कहोगे सर रेयर गुड्स, अगर कोई बंदा कलेक्ट कर रहा है रेयर गुड, तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए तो कोई यूटिलिटी नहीं है। हॉबीज़ में कोई आपकी यूटिलिटी मेजर नहीं होती, ठीक है। माइजर्स या मनी और गोल्ड और रीडिंग बुक्स, इन सब में आपकी यूटिलिटी ये लो आपका नहीं लगता। तो माइज़र का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। तो इन लोगों पे ये चीज़ नहीं होती। फिर अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें वैल्यू पैराडॉक्स के बारे में बताता है। बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स लॉ है, फाइनेंस मिनिस्टर इसको उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि किस चीज़ की वैल्यू है किसकी नहीं है वो बता रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है डिमांड फोरकास्टिंग, कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या है। द सक्सेस ऑफ बिजनेस फर्म डिपेंड अपॉन द सक्सेसफुल डिमांड फोरकास्टिंग। अब आपको पता है कि आप वही चीज़ खरीदो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक प्रोड्यूसर हो, तो आप उसी चीज़ की डिमांड करोगे। आप वही आप पहले से फोरकास्ट कर लोगे। जैसे अब आपको पता है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से जो बॉय हैं वो ज़्यादा हैं, गर्ल्स हैं जो कम हैं। अगर आपने कोई शॉप खोलनी है तो आप क्या करोगे, आप बॉयज़ की चीज़ों को बेचना ज़्यादा प्रेफर करोगे गर्ल्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। और आप पहले से फोरकास्ट कर लोगे डिमांड। या अगर आपको पता है कि सर्दियाँ होने वाली हैं तो आप सर्दियों का सामान बनाओगे, ना कि गर्मियों का, ठीक है ना। तो ये फोरकास्टिंग डिमांड फोरकास्टिंग कहलाती है किसी भी बिजनेस में। एस्टिमेट द फ्यूचर डिमांड प्रोडक्ट प्रेजेंट कॉल्ड अ डिमांड फोरकास्टिंग। तो इसको डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। इसके मेथड्स कौन कौन से हैं डिमांड फोरकास्टिंग के, कि हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट के ओपिनियन लेते हैं इसमें कि क्या करें क्या ना करें। सर्वे करते हैं बिज़नेस का, किन किन लोगों की क्या क्या डिमांड है, कलेक्टिव ओपिनियन लोगों से लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं स्टैटिकली मेथड से कि लोगों की क्या आजकल ट्रेंड में क्या है, ठीक है ना। तो ये है आपके डिमांड फोरकास्टिंग। अब आ गया ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अब आप बताओ प्रोडक्शन का है जो ये कंसेप्ट, तो ये कंज्यूमर की साइड का है कि प्रोड्यूसर की साइड का। देखो प्रोडक्शन है तो वो किसका होगा, कंज्यूमर। डिमांड प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों साइड में हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर जो प्रोडक्शन है ये किसका होगा, आपका प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ये इसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड नेम क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। इसके 3-4 नाम बता दिए हम, पॉसिबिलिटी कर्व, बाउंड्री और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो ये वेरियस कॉम्बिनेशन, दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन को बताता है कि प्रोडक्शन कैसे करें, इकोनॉमी के अंदर कितनी किसकी प्रोडक्शन करें। अब यहाँ पे देखो आपके सामने एक तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताया है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं पर एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं, जैसे आप या तो बटर प्रोड्यूस कर सकते हो या आप गन प्रोड्यूस करते हो एज अ प्रोड्यूसर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होगा, वो आपका ऐसे डाउनवर्ड स्लोप ऐसे है कर्व, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, अगर आप क्या करते हो, अगर आप गन का प्रोडक्शन करते हो इतने लेवल पे, ठीक है, तो गन का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो यहाँ पे इतना, और जो बटर का है कम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बटर का बढ़ाते हो इतना,
ठीक है। तो फिर क्या हो गया, गन का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, गन का प्रोडक्शन कम हो गया और बटर का क्या हो गया, बढ़ गया। तो मतलब क्या है कि अगर आप किसी एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो आपको दूसरे की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कि आपकी आपकी एक मतलब हमने कहा ना ह्यूमन, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है। तो ये हमारी लिमिटेशन को बता रहा है कि हमारी इतनी ही लिमिटेशन है। अगर हम एक गुड को प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे तो दूसरे को हमको कम करना पड़ेगा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो आप अगर यहाँ पे प्रोडक्शन इस लेवल पे कर रहे हो, ए पे कर रहे हो, गन्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ाते हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे बढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो और यहाँ से इसको इतना बढ़ा रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपको उसके बदले में किसी को एक को छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो मतलब हम कहते हैं ना नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़, ठीक है। तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पहले पढ़ा दूँ, नहीं तो अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ पे दिया नहीं है। आपके पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, गन्स हैं और आपके पास बटर है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से अगर एक को बढ़ाते हो दूसरे को कम करते हो तो कितने परसेंटेज किसको बढ़ाते हो किसको कितना कम करते हो, तो आपकी कॉस्ट होगी दूसरी, ठीक है। कि आप किसी को बढ़ाने के लिए दूसरे को एक तरह कॉस्ट ही बेयर कर रहे हो, तो आपकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे आपको बताया, जैसे ये आप ए यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इसके 10 यूनिट बढ़ा रहे हो तो आप उसमें से क्या कर रहे हो, अगर आप 10 यूनिट बढ़ा रहे हो तो उसमें से आपको इतना लॉस भी तो हो रहा है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप 50 से यहाँ पे अपने 50 यूनिट कम कर रहे हो 10 यूनिट बढ़ाने के लिए, तो वो आपकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, आपकी कॉस्ट पड़ रही है ये, ठीक है। अगर आप एक को बढ़ा रहे हो दूसरे को कम कर रहे हो, आपकी कॉस्ट है। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ, जैसे अगर एक बंदा सर्विस कर रहा है शॉप, ठीक है, एक बंदे के पास अगर मैं जैसे टीचिंग कर रहा हूँ तो टीचिंग में मुझे 10,000 रुपीज़ सैलरी मिल रही है, ठीक है। और अगर मैं दूसरी साइड अगर मुझे कोई और जॉब मिलती है, वहाँ पे मुझे 8,000 रुपीज़ जॉब मिलती है, ठीक है। तो मैं अगर इसको छोड़ के ये जॉब कर रहा हूँ तो मेरी ये तो कॉस्ट ही पड़ गई ना एक तरह, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, मैं ये भी कर सकता था, ठीक है। तो वो ही है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या बताया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, इसके बारे में बताया मेन पॉइंट। तो बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजिंग अनदर कमोडिटी फॉरगो, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, हमें फॉरगो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा अगर एक को इंक्रीज़ करेंगे। और ये कन्वेक्स होती है ओरिजिन से, और इसे क्यों होती है, क्योंकि मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये चेंजेस बता रही है कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अगर एक को बढ़ा के दूसरा कम कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कनकेव क्यों है, ये कनकेव इसलिए है ड्यू टू मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि कितना रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितना चेंज आ रहा है अगर एक को छोड़ के दूसरे को बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद है स्लोप ऑफ पीपीसी गिवन द पॉइंट ऑफ मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्लोप ऑफ डिफाइन द प्रोडक्शन वन ऑफ गुड रीडायरेक्ट इनटू अ प्रोडक्शन ऑफ अदर, इट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस जो वही मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं कि एक को बढ़ाकर दूसरे को कम कर रहे हैं या कम करके बढ़ा रहे हैं, तो वो आपकी मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहलाएगी। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, यही सब बताया है कि अगर आप एक को बढ़ाते हो कम करते हो तो वो सब बताया, ये आप रीड कर लेना। फिर उसके बाद है पीपीसी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये इसे और इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ अ कांस्टेंट। कॉम्बिनेशन लाइन पीपीसी आर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कि आपकी इतनी ही पॉसिबिलिटी है, इससे ज़्यादा आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आप ना तो पीपीसी से बियॉन्ड कर सकते हो, ठीक है, वो तो इम्पॉसिबल है क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही इतनी है, ठीक है। पीपीसी अगर पीपीसी नथिंग शिफ्ट बट इकोनॉमिक ग्रोथ, पीपीसी शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व इज़ नथिंग बट इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पीपीसी कर्व भी शिफ्ट होगा कि आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो बढ़ चुकी है, तभी आपका जो पीपीसी कर्व है शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा, जैसे ये आपका पीपीसी कर्व है, ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड, ठीक है, अगर कम होगी तो ये पीछे को आ जाएगा, ठीक है। तो ये पीपीसी शिफ्ट कहते हैं। फिर उसके बाद है पीपीसी कर्व कैसे सॉल्व करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, वो देखते हैं।
सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट रह गया कि हम पीपीसी के बिलो अगर हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हम वो इनएफिशिएंसी को बताते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट को बताते हैं अगर हम उसके अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, पीपीसी हमारा मतलब पीपीसी है जो वो अंदर नहीं होगा ऐसे। ठीक है, ये एफिशिएंसी पॉइंट है पीपीसी के ऊपर, ना तो अंदर ना तो बाहर। ठीक है, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये इनएफिशिएंट है, सॉरी ये इनएफिशिएंट है, ये ओवर है। ठीक है, हम इससे ऊपर नहीं प्रोडक्शन कर सकते, ये बताया है लास्ट पॉइंट पे। फिर अब पीपीसी कर्व कैसे सोल्व करती है। अब इसके बाद हमारे आएंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ये हमने अच्छे से भी डिस्कस करने हैं। पहले ये पढ़ लें पीपीसी कर्व कैसे सोल्व करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो पीपीसी कर्व है एबल टू सोल्व द फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, ये हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करता है कि क्या प्रोड्यूस करें। ठीक है, क्योंकि हमें बार कॉम्बिनेशन है पॉइंट ऑफ पीपीसी, यूटिलाइज करता है सभी रिसोर्सेज को, फुली एफिशिएंट करता है। ठीक है, कि हमारे लैंड अप द पॉइंट पीपीसी कर्व। एडम स्मिथ ने आइडेंटिफाई किया है इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड क्या है कि जैसे डिमांड और सप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, ना तो हम इसके ऊपर, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ना तो हम इसके ऊपर मतलब कर सकते हैं प्रोडक्शन, ना तो नीचे करेंगे। अगर हम ऊपर नीचे करेंगे भी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनविजिबल हैंड से ये ठीक हो जाता है। मैंने आपको दिखाया, आपको पहले भी कराया, जैसे ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये आपका डिमांड है, ये आपका सप्लाई है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, अगर आप इससे ऊपर करोगे तो क्या होगा, आपकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और अगर ये नीचे करोगे तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई आप उतनी कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, तब भी आपको उसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली ये कहाँ पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये इनविजिबल हैंड ही है कि बिना किसी के हाथों के अपने आप ही ऑटोमेटिकली इकोनॉमी की कंडीशन क्या हो रही है, ठीक हो रही है। फिर उसके बाद है वही एक्सीड सप्लाई, गुड की सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो ये आपको पता है, पुश द प्राइस, प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस। तो ये सब क्या है पीपीसी के बारे में बताया। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वुड बी एम्प्लॉय रिलेटिवली मोर क्लोजर डिपेंड अपॉन द प्राइस फैक्टर। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अप्लाई, क्योंकि लेबर चीप है, कैपिटल एक्सपेंसिव है, मशीनों को 10 लाख 20 लाख की वो लगाने से, मशीनें लगाने से अच्छा हम मतलब किसी को काम दे दें। तो क्वेश्चन क्या है उसके बाद, होम टू प्रोड्यूस। ये होम टू प्रोड्यूस मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, तीनों प्रॉब्लम्स को जो है पीपीसी सोल्व करता है, किन लोगों के लिए किया जाए। ठीक है, फिर उसमें देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी, डिटरमाइन करेंगे, इनकम कितनी है वर्कर्स की, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, कितना लोग परचेज कर सकते हैं, प्राइस क्या है हर कमोडिटी का, एवरी फैक्टर डिटरमाइन करेंगे। कमोडिटी गो टू कंज्यूमर एंड व्हाट क्वांटिटी, कितनी कमोडिटी कंज्यूमर के लिए हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें। तो ये हमारी पीपीसी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस तीनों प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है।